और चलिए बात आज की सबसे महत्वपूर्ण सियासी खबर की। दिल्ली में ममता दीदी विपक्षी दलों की गोलबंदी। दरअसल दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी हैं। अपने 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी धुआंधार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाली हैं। 4:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पर पहुंचेंगी ममता बनर्जी। इसके बाद ममता बनर्जी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी। शाम करीब 6 बजे ममता और केजरीवाल के बीच मुलाकात हो सकती है। आपको बता दें, इससे पहले कल ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने पहुंची थी। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्होंने कोरोना वैक्सीन का मसला रखा, राज्य का नाम बदलने को लेकर के एक बार फिर उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी की यह मुलाकात करीब 40 मिनटों तक चली थी। कल आनंद शर्मा और कमलनाथ, ये 2 दिग्गज कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी मुलाकात हुई थी। बाद में जब मीडिया ने पूछा, पता चला महंगाई और तमाम मसलों को लेकर के जिसको विपक्ष लगातार पुरजोर तरीके से सदन में उठा रहा है, हंगामा कर रहा है, उन पर बातचीत हुई। लेकिन असल में क्या ये जो गोलबंदी होगी उसकी शुरुआत, उसको लेकर बातचीत आज सोनिया गांधी से जब मुलाकात होगी उसके बाद ही ये स्ट्रैटेजी, उसको अमली जामा पहनाने का कार्य शुरू होगा ममता बनर्जी की तरफ से। दरअसल आपको ये बता दें कि इससे पहले कल ममता बनर्जी कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करने पहुंची थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी मुलाकात की थी ममता बनर्जी ने। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से भी ममता बनर्जी की मीटिंग हुई थी। और इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी कल ममता बनर्जी की मीटिंग होनी थी। लेकिन किसी कारणवश ये मुलाकात कल जो अखिलेश के साथ होनी थी हो नहीं पाई। अब कल बताया जा रहा है, यानी कि कल गुरुवार को ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मीटिंग प्रस्तावित है। तो देखिए, जाहिर तौर पर निगाहें यूपी पर भी हैं। ये मोर्चाबंदी सिर्फ 2024 को लेकर नहीं है। ममता चाहती है उनकी अगुवाई में हर जगह, जहां जहां आने वाले समय में, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव, और जाहिर तौर पर जब जब चुनाव होते हैं, किसी राज्य का चुनाव ये बताता है कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, किसकी हवा चल रही है, और उसी धार को कुंद करने की कोशिश अलग अलग राज्यों के चुनाव से ममता बनर्जी करेंगी। अखिलेश यादव से अगर उनकी मुलाकात गुरुवार को होगी तो इसके मायने इसी संदर्भ में निकाले जाने चाहिए। लेकिन इससे पहले देखिए किनके यहां पहुंची थी ममता बनर्जी। कमलनाथ से मुलाकात हो चुकी है, आनंद शर्मा से मिल चुकी हैं, सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी से भी उनकी मुलाकात हुई। और जब पूछा गया मसले क्या, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या ये 2024 की गोलबंदी के तहत चर्चा थी, तो ये साफ आया सामने कि अभी क्योंकि सदन चल रहा है, ऐसे में विपक्ष कैसे घेर सकता है, किन मसलों को पुरजोर तरीके से उठाना है, उसको लेकर के असल बातचीत सोनिया गांधी से ममता बनर्जी करेंगी अगर गोलबंदी की बात होनी है तो। और वो लगभग 4:30 बजे होनी है। अब आपको ये बताते हैं कि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के मायने क्या है, ये समझिए। दरअसल बंगाल में जीत के बाद विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश है ममता बनर्जी की। इसके अलावा मोदी के खिलाफ खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना भी एक बड़ा मकसद है ममता बनर्जी का। साथ ही 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी ममता बनर्जी के लिए। लेकिन ये कवायद अब शुरू करना चाहती है ममता बनर्जी। बहुत वक्त है, इसके बावजूद अभी से वो शुरुआत करना चाहती हैं। 2024 में हर हाल में मोदी बीजेपी को हराना मकसद बन गया है, प्राथमिकता बन गया है। राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धमक इसके जरिए कायम करने की भी कोशिश ममता बनर्जी की होगी। साथ ही आपको बता दें, विपक्षी दलों में खुद की स्वीकार्यता बढ़ाने की भी कोशिश ममता बनर्जी से। अब क्योंकि बहुत वक्त है अभी 2024 को लेकर के, तो ये धीरे धीरे ही होगा। एकदम से ये जो स्वीकार्यता है विपक्षी दलों में, सबकी लीडर बन बैठी ममता बनर्जी, ऐसा जाहिर तौर पर नहीं होगा एक राज्य में सिमटी पार्टी के लिए। और इसलिए ममता बनर्जी अभी ये कोशिश शुरू से ही करना चाहती हैं। और मेरे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ आप देख सकते हैं जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। सोफिया खान टीएमसी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रमन, मैं आपके पास आऊंगी। वहां पर क्या चल रहा है? सोनिया गांधी से अकेले में मुलाकात होगी या कुछ और भी वरिष्ठ मौजूद होंगे कांग्रेस के आज इस मुलाकात में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोनिया गांधी से जब ममता बनर्जी की मुलाकात होगी उस वक्त राहुल गांधी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। क्योंकि आज आपने देखा कि सुबह में राहुल गांधी
की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई और जासूसी के मुद्दे पर जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ सभी विपक्ष के नेताओं ने संसद से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च किया, उसके बाद वहां मीडिया को संबोधित किया और कहा कि सरकार इस पर बयान दे, सरकार इस पर चर्चा कराए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में। हालांकि उस बैठक में टीएमसी का कोई सांसद नहीं था, लेकिन टीएमसी की तरफ से ये कहा गया कि पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक आज तय थी, इसलिए ममता बनर्जी के दिल्ली में रहने के चलते सारे सांसद टीएमसी के वहां मौजूद थे और इस मीटिंग में कोई नहीं आ पाया। अब क्या है कि जो कल जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ हो, आनंद शर्मा हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, उनकी मुलाकात ममता बनर्जी की मुकुल रॉय के घर पे हुई। लेकिन अब जो हैवीवेट हैं राजनीति में, विपक्ष के चेहरे या कहें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिनके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है, सोनिया गांधी ममता बनर्जी सोनिया गांधी की काफी इज्जत करती हैं। कांग्रेस पार्टी में पहले ममता बनर्जी काम कर चुकी हैं लंबे समय में, तो ये मुलाकात पूरी तरीके से राजनीतिक होगी। इस राजनीतिक मुलाकात में ऐसा नहीं है कि 2024 में मुझे चेहरा बनाने के लिए या ममता बनर्जी अपना चेहरा बनाने के लिए बात करेंगी, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार के खिलाफ जितने भी विपक्षी दल हैं उनको किस तरीके से एकजुट किया जाए, एक मंच पर लाया जाए। और आज की मीटिंग में एक बात राहुल गांधी ने यह भी कही कि अगर 40% जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है तो बाकी 60% जनता ने विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष को वोट दिया है। इसीलिए जिस मुद्दे को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और उसको सरकार इनकार नहीं कर सकती। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जासूसी के मामले पे जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के कई मंत्रियों की जासूसी हुई है, कुछ पत्रकारों की जासूसी हुई है, कुछ उद्योगपतियों की जासूसी हुई है, उसमें तथ्य क्या है और इसकी जांच कराने में सरकार को दिक्कत क्या है। ठीक है, आप बने रहिएगा, रमन वापस आपके पास आती हूँ, लेकिन प्रोजेक्शन बहुत मायने रखता है। ऋषिकेश, मैं आपके पास सीधा आना चाहती हूँ। आज ये सभी विपक्षी दलों की बैठक थी, जाहिर तौर पर उसमें टीएमसी का होना एक महत्वपूर्ण एक मैसेज जरूर जाता है, प्रोजेक्शन, क्योंकि इसी को कहा जाता है आप क्या संदेश दे रहे हैं कि हर हाल में साथ खड़े हैं, हर मसले पर साथ खड़े हैं, ये कम से कम दिखाने की कोशिश होती। लेकिन ना पहुंचना, ये कहते हुए कि टीएमसी संसदीय दल की बैठक थी इसलिए नहीं पहुंच पाए। एक तो इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया, बाकी नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई टीएमसी के शामिल न होने पर, दूसरा बीजेपी का इसको लेकर के क्या कहना है। कि देखिए, जब राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, जब वो विजय चौक पहुंचे थे, तो उसी वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी। मैं अभी सुखेंदु राय के घर पर हूं और वहीं पे बैठक आयोजित की गई थी। तमाम सांसद यहां पे मौजूद थे और उन सांसदों को ममता बनर्जी, चूंकि पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष हैं तृणमूल की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी मुद्दे हैं उसमें आप विपक्ष के साथ रहें, कोऑर्डिनेशन बनाएं, चाहे वो जासूसी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, किसानों का मसला हो। इसलिए लोकसभा के 22 सांसद और राज्यसभा के 12 सांसद यहाँ मौजूद थे और सबको ताकीद की गई है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन और तालमेल करें। अभी पत्रकारों को संबोधित कर रही ममता बनर्जी और उनसे बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2024 में वो चेहरा होंगी। इस पे उनका सीधा जवाब वही है जो कल उन्होंने कहा कि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पे नतीजे आएंगे, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि क्या आगे आने वाले वक्त में विपक्ष तय करेगा। लेकिन मुद्दों के आधार पर एकजुट है, वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए देखिए अखिलेश यादव से मिल रहे हैं और अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनसीपी के मुखिया शरद पवार उनसे मुलाकात करेंगे, क्या बंगाल की यूनिटी कांग्रेस की जो लगातार तृणमूल के खिलाफ रही है, क्या लोकसभा में उनका कोलिशन होगा, गठबंधन होगा, क्योंकि विधानसभा में हसर देख रहे हैं कांग्रेस शून्य पर शुरू हो गई। बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने की कोशिश है, चाहे दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद विधानसभा का चुनाव हार गया हो वो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, बना हुआ है 6 महीने तक, और उन्हें बंगाल की चिंता करनी चाहिए, देश की चिंता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जबकि तृणमूल ने नारा दिया है
देश जिसे चाहता है, जो बंगाल में कैंपेन किया गया था शहीद दिवस के मौके पर। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं और अभी भी सबका इंतजार है कि क्या, जैसे बीएसपी का कोई नेता अभी नहीं पहुंचा है यहाँ। संजय राउत जो शिवसेना के थे, उन्होंने कल ममता के खिलाफ बयान दिया कि अभी 2024 को लेकर कोई चेहरा तय नहीं है। संजय राउत का बयान था। प्रियंका चतुर्वेदी जो 23 तारीख को शहीद दिवस मनाया गया था दिल्ली में, उसमें मौजूद थी शिवसेना की तरफ से। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अभी फिलहाल पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं अपने लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों को स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि विपक्ष के साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन करें, फ्लोर में ज्यादा मैनेजमेंट करें और विपक्ष को मजबूत करें। ये वक्त ये शायद कोशिश ममता है बनर्जी इसलिए भी लेना चाहती है ऋषिकेश, जो समझ आ रहा है कि जब आने वाले समय में 2022 में शुरुआती दौर में 5 राज्यों में चुनाव होंगे, कांग्रेस की स्थिति क्या है ये वो भांप ले, और शायद इसलिए जल्दबाजी में कोई बयान ममता बनर्जी देना नहीं चाहती। उसके बाद पुरजोर तरीके से खुद को स्थापित करने के लिए एक लामबंदी भी वो कर पाएंगी। लेकिन अब मैं मनोज एक आपसे सवाल लेना चाहती हूं, उसके बाद मेहमानों का रुख करूंगी। क्या ये एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश है? एक तो लामबंदी, विपक्ष के सर्वमान्य नेता के तौर पर ममता बनर्जी शायद इस तरीके से आगे बढ़ना चाहती हैं इस राह पर। दूसरा, अभिषेक बनर्जी को क्या बंगाल में स्थापित, क्योंकि अगर दिल्ली पर नजर, बाकी लोगों को मनाने की कोशिश, कवायद लगातार जारी रहेगी, तो बंगाल संभालेगा कौन? तो अभिषेक बनर्जी को स्थापित करने की ये कोशिश भी ममता बनर्जी की अपने उत्तराधिकारी के रूप में। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तीर से दो निशाना साधना चाहती हैं, क्योंकि देखिए अभी 2024 जो चुनाव होना है यहाँ लोकसभा का, अभी बहुत दूर है। उसके पहले आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे करीबन 5 राज्यों में चुनाव होना है। और सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी महत्व है कि आपको पता होगा कि जो भी दिल्ली का रास्ता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते से होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए 80 सीटें वहां विधानसभा की है। तो सबसे पहले 2022 का जो चुनाव होना है उसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम जो विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और इसके पहले देखिए जो प्रशांत किशोर रणनीतिकार है, लगातार देखिए 2014 में उन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए भी काम किया था और 2021 में टीएमसी पार्टी के लिए काम किया और उन्होंने पूर्णतः बहुमत दिलाई। और उसके बाद आप प्रशांत किशोर सीधा देखे कह सकते हैं कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो या शरद पवार से मुलाकात हो, इन सब चीजों को लगातार प्रशांत किशोर रणनीति इस पर तैयार कर रहे हैं। उसी के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि देखिए उनके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुलाकात प्रधानमंत्री से आज होनी थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक दिन पहले प्रधानमंत्री से मिली है और उनको पश्चिम बंगाल के जिस तरह से वैक्सीन की समस्या है और बंगाल के नाम बदलने को लेकर उन्होंने चर्चा किया है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा एक तरह से बीजेपी पे निशाना है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती है कि सारे जो तमाम विपक्षी नेता हैं एकजुट हो, एक साथ हो, तभी जाके कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का जो किला है उसे ढहा जा सकता है, कहीं ना कहीं विजय उसमें पाया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाई इलेक्शन भी कराना है, क्योंकि चुनाव जब जीतती है तभी जाके फिर उस पे सत्ता पे काबिज होती है। नहीं तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसी और को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो साफ तौर पे देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तमाम जो विरोधी पार्टी है, जिस तरह से 4:30 बजे उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से है, अरविंद केजरीवाल से है, और कहीं न कहीं जो जिस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अपने समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में रखता है, उससे मुलाकात बहुत बड़ी अहम मायने रखती है। जी मनोज बने रहिएगा हमारे साथ। आलोक जी, मैं आप सीधा आपके पास आना चाहती हूँ। आलोक जी, विपक्ष क्या सर्वमान्य नेता का दर्जा ममता बनर्जी को देगा? मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह का कोई प्रश्न भी कहीं पर है। तो मीडिया की अटकलें हैं, वो तमाम लोगों से मिल रही हैं। वो कल अगर वहां पर कमलनाथ जी से मिली हैं, आनंद शर्मा जी से, सब यूथ कांग्रेस के पुराने साथी हैं। सिंघवी जी वहां से राज्यसभा के सांसद हैं। आज तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं, और एक मुख्यमंत्री जीतने के बाद जब दिल्ली आता है तो विपक्षी दलों से भी मिलता है, सत्ताधारी दलों से भी। कल आपने देखा ही होगा, वहां पर मोदी जी कह रहे थे ओ दीदी, ऐसे देखा नहीं था आपने? वो मोदी जी से भी मिली थी कल, जो है वो मोदी जी कह रहे थे दीदी ओ दीदी। नहीं आलोक जी, ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। ये तो ममता बनर्जी खुद खुल के कह रही हैं, ये कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। वो तो कह रही हैं कि 2024 के लिए हराना है बीजेपी को, सत्ता से हटाना है। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी को हराना है, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं। लेकिन आज 2024 बहुत दूर है। कोरोना के केस, अभी न्यूज 24 पे मैं सुन रहा था कि कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए। वेस्ट बंगाल का कई साल का जीएसटी बकाया है। वेस्ट बंगाल के सारे मंत्रालयों के प्रोजेक्ट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रुके हुए हैं। चीन हमारे बॉर्डर में घुसा हुआ है। महंगाई सर के ऊपर बिल्कुल तांडव कर रही है और बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा अटकलें लगाने का दौर नहीं है। जो विषय आज के हैं उनके ऊपर जरूर वो तमाम। क्या मकसद है आलोक जी, जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं सोफिया जी का रुख करूंगी। क्या मकसद है सोनिया गांधी से मुलाकात का?
आशा जी, इतने मैंने विषय बताए हैं। संसद का सत्र चल रहा है, कैसे तमाम मुद्दों को उठाना है, ये तमाम विषय हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एजेंडा नहीं है, ना ही वो एजेंडे के तहत मिल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि मुलाकात हो रही है, और मुलाकात में कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं भी होंगी, स्वाभाविक है। और संसद का सत्र अगर चलेगा तो जो पेगासस का मुद्दा है और तमाम चीजें हैं, 10 लाख किसान देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठा है, तो विपक्षी दलों को मिलना चाहिए। 2024 दूर है अभी, ठीक है सोफिया जी, पीएम बनेगा 2024। 2024 बहुत दूर है, इतनी आतुर क्यों ममता बनर्जी? देखिए, प्रधानमंत्री से ये जो मुलाकात है ममता बनर्जी की, एक शिष्टाचार भेंट उन्होंने किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटोकॉल भी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी भी राज्य की जो मुख्यमंत्री होती हैं या होते हैं, उनको जाकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। एक प्रोटोकॉल भी है, ये शिष्टाचार भी है, और यही हमारी संस्कृति भी सिखाती है। और दूसरी बात है कि इस चीज सर, बीजेपी में जिस तरह का एक कोलाहल मचा हुआ है, एक हाहाकार मचा हुआ है, तो इससे ये साबित होता है कि वो लोग कितने ज्यादा डर गए हैं। ममता बनर्जी का जो रूप है, जिस तरह से उन लोगों ने इतनी ज्यादा बुरी तरह से जो हारे हैं बंगाल में बहुमत के साथ टीएमसी के जीतने के बाद, तो इससे जाहिर सी बात है कि उनकी व्याकुलता जो है, ये बिल्कुल बयान जो उनका आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का कह लीजिए या दिलीप घोष का, इससे ये समझ में आता है कि वो लोग जो है कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि विपक्ष का एक अच्छा चेहरा जो है वो ममता बनर्जी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अभी बहुत अर्ली होगा ये बोलना, ये इसके लिए हम लोगों को और ज्यादा मुझे लगता है वेट करना चाहिए। बाकी ममता बनर्जी का जो विजिट है वो बंगाल के पक्ष के लिए वो गई हैं, वो वैक्सीन और दवाइयों के लिए गई हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम बंगाल में जितनी ज्यादा संख्या है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर वैक्सीन और दवाइयों की कमी के कारण उनको वहां पे जाना पड़ा, ताकि और बंगाल का नाम भी वो चेंज करना चाहती हैं, उसके लिए भी उन्होंने प्रस्ताव दिया। वो हमारे राष्ट्रपति से भी मिलना चाहती थी, लेकिन किसी कारण मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो कश्मीर में है। मतलब बंगाल के मसले हैं, सिर्फ और सिर्फ बंगाल के मसले हैं जिस पर ममता बनर्जी चर्चा करना चाहती है। लेकिन मनोज जी, फिर इतनी खलबली क्यों ममता बनर्जी के दिल्ली आने से? आखिर इतने जो बयान आ रहे हैं, कटाक्ष आ रहे हैं ममता बनर्जी पर, क्यों ऐसा है? आशा जी, स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष की भी भूमिका होती है, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष की भूमिका तो कभी नहीं निभा पाई, लेकिन कम से कम एक मजबूत विपक्ष की तो भूमिका निभाई। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, देखिए आप देख रहे हैं ममता बनर्जी 3 लोगों से, सोनिया जी से मिलने से पहले 3 लोगों से मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आपके आनंद शर्मा जी और कमलनाथ जी, जो तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को, प्रियंका वाड्रा को, और तीसरा कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, और चौथा नंबर आया सोनिया गांधी जी का। उनको पता है कांग्रेस पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर चुकी है, और आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी जहां गाय है तो टीएमसी बछड़ा उसका। 1998 में कांग्रेस पार्टी यही, वो टीएमसी इसी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। आज सवाल ये उठता है कि विपक्ष इतना बिखरा हुआ है तो हमारी तो गलती है नहीं। और मैं एक बात बता दूं, आपको पता होगा आशा जी, 2019 से पहले भी कोलकाता में डिफ्यूज और कंफ्यूज लोगों की एक है ना झालर खड़ी हो गई थी, जैसे दिवाली पे झालर नहीं खड़ी होती लाइन से एक कतार में होकर के, और नरेंद्र मोदी जी 303 सीट जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ में जनता के आशीर्वाद से दोबारा से प्रधानमंत्री बने। तो ये जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। जहां तक सवाल है संसद के अंदर मुद्दा उठाने का, देखिए कांग्रेस पार्टी कितनी कंफ्यूज और डिफ्यूज है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी जी और खड़गे जी बोल रहे हैं पेगासस पे चर्चा होनी चाहिए, एक तरफ आपको पता है चिदम्बरम जी बोल रहे हैं कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, जबकि शशि थरूर जी बोल रहे हैं कि जो चेयरमैन है उसके आईटी के पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो बोल रहे हैं जेपीसी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में रणदीप, ये आपके हुड्डा जी जो हैं, आपके इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा प्ले कार्ड लेकर के बोल रहे हैं कि हमें किसानों पर चर्चा कर रही है। अरे बताइए आपको चर्चा कहां करनी है? महंगाई पे चर्चा करनी है कि कोरोना पे चर्चा करनी है कि आपको पेगासस पे चर्चा करनी है? तो कंफ्यूज कौन है? ये कंफ्यूज कौन है? और देश का पैसा बर्बाद करने में कौन लगे हुए? और इनका सिर्फ एक मकसद आशा जी, केवल एक मकसद है, किस तरह से अभिषेक बनर्जी आगे बढ़ जाए। सोनिया जी का एक मकसद है, किस तरह से राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा आगे बढ़े। अखिलेश यादव का पूरा परिवार कैसे आगे बढ़े। देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इनको देश से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है। और मैं तो ममता दीदी के लिए एक बात और कहूंगा, जिन्हें खुद आलोक जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आलोक जी ठीक है, जिन्हें खुद का पता नहीं है वो खुदा का पता बता रहे हैं। जो खुद चुनाव हार गई है वो आप झंडा लेकर के झंडा बरदार बन के घूम रही है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, कम से कम जनता के विकास के लिए पार्लियामेंट में एक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। ठीक है, कंफ्यूजन है कम से कम आलोक जी, कंफ्यूजन क्या ममता बनर्जी को लेकर भी है अभी विपक्षी पार्टियों के बीच में, और इसलिए शायद ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है, वक्त देना चाहती हैं कि 5 राज्यों में क्या हाल बाकी पार्टियों का होता है देख लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए आसानी होगी अपनी बात रखने में। देखिए, मुझे लगता है उसमें भी बहुत समय है, 2022 में भी समय है। 2022 तक तो किसानों की आय डबल हो ही जाएगी,
5 महीने का समय हो जाएगी, सब चिंता कुछ मत कीजिए। दे जाएंगे। 8 साल तक आप लोग कुंडली मार करके बैठे रहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर, वो भाजपा ने लागू किया है। मैं चुप हो जाता हूँ भाई, आप बोलिए। ठीक है आलोक जी, अब बोलिए। बोलिए बोलिए। नहीं, आप कुछ और रह जाओ तो बोल दीजिए आप। नहीं बोलिए, मैं बोलूंगा, जवाब दूंगा। ठीक है देखिए, आलोक मुझे जी लगता बोलिए, वो है- चुप हो गया। मुझे लगता है कि जिस समय नोटबंदी हुई तभी पूरी संसद से चर्चा करके की थी इन्होंने। मोदी जी जब वहां बिरयानी खाने पाकिस्तान गए, जब भी संसद को और देश को बता के गए थे। ये किसान कानून जब आए 5 जून को, तब भी सबसे चर्चा करके की थी इन्होंने पूरा। ये सब चर्चा कर करते हैं, सब कुछ संसद में चर्चा करते हैं। महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई कहाँ है अब कि चर्चा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज देश कंफ्यूज्ड है कि 25 लाख करोड़ के करीब का घोटाला बैंकों का हो चुका है पिछले 7 साल में, लेकिन भाषण फुल है। हमने तो नहीं कहा कि बीजेपी की गलती है, हम मनोज जी कह रहे हैं कि बीजेपी की कहां गलती है इसमें। बौखलाहट देखिए बीजेपी की, एक विपक्ष का लीडर अगर किसी दूसरे से मिल रहा है तो बीजेपी बौखलाई हुई है। आज देखिए किस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, और मोदी साहब तो कह ही रहे थे हाथ जोड़ के दीदी और दीदी। मुझे लग रहा है कि देश की जो हालत इन्होंने पहुंचाई है, आज उस पर चर्चा होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चपड़ासी और माली तक, अरे छोड़िए ना, आप रुकिए एक मिनट, रुकिए आप एक मिनट। मैंने 5 एग्जाम्पल दिया, आपने तो सब चर्चा करके ही काम किए होंगे। आज हालत ये है देश की कि पत्रकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर माली तक और ड्राइवर तक का पेगासस लगा दिया आपने, और आप लोग देशभक्त बने घूम रहे हैं। चीन 9 जगह देश के अंदर घुस के बैठा हुआ है। वो सवाल आलोक जी, वो सवाल हम उठाते हैं, लेकिन आज सवाल ममता बनर्जी का है। क्या ममता बनर्जी को विपक्ष, मान लीजिए अगर यही, क्योंकि अभी ठीक है बहुत अर्ली है आप ये कह सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की चाहत किसी से छिपी नहीं है। अगर आगे चलकर सभी पार्टियां एकजुट होती हैं तो क्या ममता बनर्जी को सर्वमान्य नेता के तौर पर तरजीह मिलेगी? ममता बनर्जी स्वीकार्य होंगी विपक्ष को? मुझे लगता है सबकी इच्छाएं होती हैं। आशा झा मैडम की भी इच्छाएं हैं। आशा झा मैम क्यों है बिहार की मुख्यमंत्री क्यों ना बने? अब इच्छाएं सबकी हैं, इच्छाएं रहनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे विपक्ष की तरफ से या ममता बनर्जी? अगर ममता बनर्जी का नाम आएगा तो आपको स्वीकार्य होगा। आशा झा तो क्या बनेंगी, वो छोड़ दीजिए। मैंने अभी कहा कि अभी बहुत समय है, लेकिन टीएमसी वेस्ट बंगाल के बाहर कहीं पर बहुत ज्यादा वजूद में नहीं है, ये पूरा देश जानता है। और मीडिया के साथ ही कुछ दिन पहले शरद पवार जी को बना रहे थे यूपीए का चेयरपर्सन। मीडिया के साथ ही हैं, उनको काम चाहिए तो काम मिल रहा है, लेकिन अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस से होगा। 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये बढ़िया बात कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये सोफिया जी, ये बहुत स्पष्ट है। तो फिर ये अति उत्साह, एक राज्य में चुनाव ममता बनर्जी जीती है, उसके बाद लग रहा है कि सारा का सारा देश ही जीत लेंगी ममता बनर्जी, विपक्ष को एकजुट कर लेंगी, बहुत बहुत बड़े सपने। ऐसे आखिर क्या हो गया है? एक चुनाव उसमें भी आपको पता है रिजल्ट आपके पक्ष में गए, लेकिन टक्कर बहुत जबरदस्त दी आपको बीजेपी ने। देखिए, देश के हित के लिए अगर वो चाहती हैं कि समान विचारधारा वाले विपक्ष को अगर वो एकजुट कर दें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, बीजेपी चूंकि रूलिंग पार्टी है, वो लोग सत्ते पर हैं, तो उन्हें आपत्ति तो होना बिल्कुल भी तय है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका कुर्सी हिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देश की जनता के साथ जो उन्होंने जो हालत की है देश की जनता को। आपत्ति तो कांग्रेस को भी है मैम, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा साफ कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री होगा तो कांग्रेस से होगा, राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, एक राज्य में सिमटी पार्टी को हम क्यों मौका देंगे? आलोक शर्मा की बातों को मैं बहुत सम्मान के साथ रखती हूँ। देखिए, अभी बहुत अर्ली होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, और आगे कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो वक्त बताइए, कौन प्रधानमंत्री होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हर किसी को हर किसी की एम्बिशन होती है, हर किसी को आगे, हर किसी को सामने आने का एक हक मिलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी फिलहाल किसी इस वजह से नहीं गई है कि उन्हें प्रधानमंत्री ही बनना है। उनको बस समान विचारधारा वाले जितने भी विपक्षी जो दल हैं उनको एक करना है, और एक वो आगे हर। तो मतलब ये मान रही है ना आपकी एम्बिशन है ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री बनना? जो विपक्ष है वो बिल्कुल भी नकारी हो चुकी है। तो ये एम्बिशन है ममता बनर्जी का, ये तो मान रही है आप कम से कम। क्योंकि हमारे देश में एक अच्छा विपक्ष नहीं है तो जनता जो है गुमराह हो जाती है। जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता कि वो किसको वोट दें, तो अल्टीमेटली वो बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई अच्छा विपक्ष नहीं है। ये इस पर तो मैं आलोक जी से जवाब दूंगी। आलोक जी, हो जाएगा तो जनता के पास अब एक ऑप्शन रहेगा, एक चॉइस रहेगा कि वो अच्छे नेता को सामने ले आए और बीजेपी को उखाड़ फेंके। आलोक जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस की भूमिका के ऊपर। एक अच्छा विपक्ष नहीं है और एक ऐसा उम्मीदवार मिलेगा, एक ऐसा कैंडिडेट मिलेगा जिस पर देश भरोसा कर पाएगा। तो फिर अभी तक राहुल गांधी ने क्या भरोसा नहीं हासिल किया है देश का? यानी कि ये साफ जाहिर हो रहा है उनकी बातों से कि विपक्ष के तौर पर आप लोग फेल हैं। देखिए, मुझे याद नहीं कि ममता बनर्जी जी ने राफेल के ऊपर एक भी स्टेटमेंट दी हो,
और तमाम जितने भी मुद्दे आए हैं माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उठाए हैं। वो लैंड एक्विजिशन बिल से लेकर जीएसटी से लेकर नोटबंदी से लेकर पाकिस्तान से लेकर राफेल से लेकर चाइना से लेकर और वर्तमान में किसान आंदोलन से लेकर हर चीज में कांग्रेस पार्टी ने ही विपक्ष की अपनी भूमिका निभाई। लेकिन दिक्कत यह है कि आज विपक्ष जो है वास्तव में जो छोटी पार्टियां हैं, मैं टीएमसी की बात नहीं करता, ममता जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सी छोटी पार्टियां ऐसी हैं जो पेगासस के डर से और तमाम फाइलों के डर से चुप बैठी हैं। आप बताइए मायावती बहन जी का कोई स्टेटमेंट एक बार भी राफेल के ऊपर आया हो? सबकी फाइलें खोल के बैठे हो। यही तो गुजरात मॉडल था। ममता बनर्जी जी ने टक्कर दी और ये स्वीकार है पूरे देश में कि मोदी जैसे अहंकारी व्यक्ति को उन्होंने टक्कर देकर हराया है। ये पूरे देश ने देखा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी जी का अहंकार अगर किसी ने यहाँ पर तोड़ा है, जबकि वैसे तो बीजेपी किसी भी राज्य में नहीं जीतती है, मोदी जी के अलावा गुजरात के अलावा आज तक किसी राज्य में नहीं जीते हैं। दूसरा राज्य आसाम आया है, बाकी सब में हारे हैं ये राज्यों के अंदर। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ग्रास रूट लीडर है, फाइटर है। इस बात को पूरा देश स्वीकार करता है, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करता हूं। अगर विपक्ष चाहेगा, विपक्ष लामबंद होगा, विपक्ष के पास सांसद इतने होंगे कि ममता बनर्जी जी को बनाना है वो भी बन सकती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा व्यवहारिकता के आधार पर कांग्रेस ही सर्वमान्य विपक्षी दल है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा है। ये हमेशा से रहा है और शायद यही कारण है कि विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं पाया। भले मंचों पर हमने साथ देखा, लेकिन बाद में कभी भी वो एकजुटता बरकरार नहीं रह पाई। रमन, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मनोज जी ने जो प्रश्न उठाया था, ये जो मुलाकात कल हुई थी, आलोक जी आ रही हूँ दोबारा, ये जो कल कमलनाथ के साथ फिर आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, आलोक जी मैं आ रही हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी, आज सोनिया गांधी से, ये अलग अलग मुलाकातों का मतलब क्या है? देखिए, अलग अलग मुलाकातों का मतलब यह है कि आलोक जी ने जो बात कही कि आनंद शर्मा और कमलनाथ दोनों यूथ कांग्रेस के जमाने से, उस वक्त ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस में थी और 1998 में सही कहा प्रवक्ता ने कि बीजेपी प्रवक्ता ने कि 1998 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी पार्टी बनाई। इसीलिए उनका कांग्रेस एसोसिएशन या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बेहतर संबंध है। लेकिन जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो ये है कि अगर आप चुनाव से पहले, आपको याद होगा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आना है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी, तीनों मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन आपने देखा कि लेफ्ट ने खारिज कर दिया ममता का प्रस्ताव और कांग्रेस चली गई लेफ्ट के। संपर्क टूट गया है आपसे रमन, मैं वापस आपके को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि हर एक जगह पे। हाँ बोलिए रमन, अब आ रही आवाज। इस दुविधा को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी इस दुविधा को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी की नीति हो, रणनीति हो, अलग नहीं हो, क्योंकि उससे एक खराब संदेश जाता है। ये बात अपने आप में सही है कि अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें की अध्यक्ष बनाया गया है पश्चिम बंगाल कांग्रेस का, वो कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं। ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनका राजनीतिक विरोध लंबे समय से है। लेकिन कांग्रेस को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर 2024 के चुनाव में जो आज एकजुटता दिखाने की राहुल गांधी की अगुवाई में कोशिश हुई, अगर 2024 के चुनाव में जहां पे कांग्रेस का वजूद है वहां पे कांग्रेस पार्टी लड़े और बाकी जहां पे विपक्ष के दलों का वजूद है वहां पे कांग्रेस पार्टी को उनको सहयोग करना पड़े, इसी लाइन पे आगे बढ़ने की रणनीति के तहत ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा। लेकिन मनोज जी, अब आपको जोड़ते हुए, क्या आपको लगता है राहुल गांधी का वो बयान जो अभी रमन बता भी रहे थे इससे पहले कि 40% लोगों ने अगर प्रधानमंत्री को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी को वोट दिया, तो ये भी सच है कि विपक्ष को 60% लोगों ने वोट दिया, और अगर ये विपक्ष एकजुट हो जाता है तो आप लोगों के लिए मुसीबत बनने का काम करेगा, आपके मार्ग में बाधा बनने का काम करेगा। आपको ये लगता है या ये लगता है कि चुनाव के ऐन पहले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने आप ये अलग अलग हो जाएंगे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रास्ता साफ है? देखिए आशा जी, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि इसे कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अब ये टीवी चैनल पर ही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ये नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है टीएमसी, और आलोक शर्मा जी इनको ममता दीदी को नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा संजय राउत जी ने कल एक बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे जी देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। अब मुझे बताइए कि ये जो विपक्ष है कितना डिफ्यूज है, कंफ्यूज है,
और फ्यूज्ड है। ये तीनों चीजें हैं और निश्चित रूप से आप विश्वास करिए ये लोग केवल अपनी सियासत बताने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने उत्तराधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के गरीब व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और ममता दीदी को तो मैं कहना चाहूंगा, दीदी कम से कम बंगाल का हाल देख लीजिए, कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त हो चुकी है, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है, केंद्रीय मंत्रियों पर हमले किए जाते हैं, इस तरह का। मेरे पास वक्त इतना ही था, मेरे पास वक्त इतना, आलोक जी वक्त नहीं है, मैं जरूर आती आपके पास, लेकिन एक बात जरूर समझ आती है, ये कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट है कि अगर कोई प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष के लिए अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वो कांग्रेस से ही होगा। इसी मंच पर दो प्रवक्ताओं के बीच में कम से कम ये तो साफ हो गया, तो फिर ममता बनर्जी की ये जो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा है वो कैसे पूरी होगी? उसमें छोटी नहीं, बहुत बड़ी अड़चन है, और ये कैसे पूरा होगा शायद इसलिए ममता बनर्जी अगले 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसका इंतजार करना चाहती हैं। जो चुनाव होंगे उसका रुख देखेंगी, भांपेंगी और उसके बाद अपना आखिरी दांव खेलेंगी चुनाव से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज यादव जी, आलोक शर्मा, सोफिया खान, रमन आपका भी, ऋषिकेश और मनोज पांडे आपका भी। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।